ज़्यूरिच लेक पर अज़लान ने तकरीबन 2 घंटे उसी बेंच पर बैठकर गुजारे थे। वो इसके बाद ज़मान को वापस दी डोल्डर ग्रैंड होटल जाने के लिए कहकर 2 कदम आगे आगे चलने लगा। चेहरे पर छाई कुछ देर पहले वाली संजीदगी पहले की निस्बत अब थोड़ी कम थी। अज़लान ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर विराजमान कार के शीशे के पार के मनाज़र देखने में महव था। अज़लान सर। कुछ ही देर बाद ज़मान ने ड्राइव करते हुए हिचकिचाने के अंदाज़ में अज़लान को मुखातब किया। अज़लान ने एक हरफी जवाब दिया था। सर, वो काफ़ी मीडिया चैनल्स और दूसरे जानने वाले लोगों के फ़ोन कॉल्स बार बार आ रहे हैं। वो सब बराह रास्त आपसे बात करना चाहते हैं। ज़मान अज़लान के तासरात जांचने की सही कर रहा था। मुझे इस वक्त किसी से कोई बात नहीं करनी, किसी का भी फ़ोन रिसीव ना करो, अज़लान ने संजीदा लहजे में कहते सिरे से बात ही ख़त्म कर दी। सर, वो कई एंकर्स कह रहे थे कि आप एक ऑडियो क्लिप भेज दें। सोशल मीडिया पर मौजूद फैंस और पब्लिक आपकी शादी के बारे में जानना चाहती है। ज़मान ने खुजल भरे अंदाज में लब कुचलते अपने पीए की ड्यूटी भी निभानी चाहिए, क्योंकि इसे हर खबर के बारे में अज़लान को इन्फॉर्म करना होता था। अज़लान की अचानक शादी की खबर इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुकी थी। ज़मान, अभी इस बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। फ़िलवक्त मेरे लिए इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलना, इससे ज़्यादा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कुछ भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अज़लान ने ज़मान को संजीदा तासरात समेत खुश्क लहजे में जवाब दिया था। सर, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। ज़मान का अंदाज़ भी परेशान कुन था। मेरा ख्याल है मीडिया का सारा ध्यान किसी इंटरेस्ट डेवलपर स्टोरी की तरफ कन्वर्ट करना होगा, ताकि इस वीडियो से इनका ध्यान बढ़ जाए। बस अब ये सोचना है कि वो क्या चीज़ है जो पब्लिक का ध्यान इस वीडियो से बटाकर किसी दूसरी चीज़ की तरफ मुतवज्जा कर दे। अज़लान पुरसोच तासरात समेत मोबाइल पर आने वाले धड़ाधड़ कमेंट्स को स्क्रॉल करते हुए एक नज़र देख रहा था। सर, ये तो वाकई कमाल आइडिया है। मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? ज़मान अज़लान की बात पर इसको सराहे बिना रह ना सका, जिस पर अज़लान बिना कोई तासुर ज़ाहिर किए फिर से अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश करने लगा था। और सर, वो वीडियो, ज़मान ने किसी खदशे के पेश नज़र बात अधूरी छोड़ दी। इस मैटर को तो मैं पहले से ही देख रहा हूँ। अज़लान ने तकैमंद अंदाज में मोबाइल फ़ोन ऑफ करके सामने डैशबोर्ड पर वापस रख दिया। ओके सर। ज़मान अब थोड़ा पुरसकून हो गया था। कुछ ही देर में इसके मोबाइल की रिंग टोन ने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ज़मान फ़ोन को देखने के बाद लब कुचलते अज़लान को गुमगुम कैफियत में ही देख रहा था। क्या हुआ? अब किसका फ़ोन है? ज़मान की सोच को परखते हुए अज़लान ने संजीदगी से पूछा था। सर, वो सोफ़िया मैडम। ज़मान अपनी पेशानी मसलते धीमे लहजे में गोया हुआ था। फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दो इसका भी। इस वक्त मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी, चाहे वो कोई भी हो। अज़लान अपने मखसूस अंदाज में अपने बालों को हाथ से पीछे करते मुस्तरबाना अंदाज में गोया हुआ। जवाबन ज़मान ने सर को हल्का सा खम देते सोफ़िया का फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर मोबाइल अपनी पॉकेट में वापस रख लिया। अब वो अपना सारा ध्यान ड्राइविंग पर मरकूज़ किए होटल वापसी के रास्ते पर तेज़ी से गामज़न था। कार में फिर से खामोशी का राज कायम हो गया था। अज़लान की इस कदर गहरी खामोशी किसी बड़े तूफ़ान का पेशखैमा साबित हो रही थी। दाऊद अफंदी खैबर पख्तूनख्वा के एक इलाके हरीपुर में अपनी बेगम सकीना के साथ रिहाइश पजीर थे। इकलौती औलाद के इकलौते वारिस होने की वजह से इनके ज़्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, मगर इनके अखलाक और असूलों की वजह से वहाँ बहुत से लोग इनकी इज़्ज़त करते थे। इनके दोस्त इनकी ईमानदारी की मिसालें देते नहीं थकते थे। उन्होंने बचपन में गुर्बत के माहौल में परवरिश पाई थी, लेकिन फिर उन्होंने अपनी अनथिक मेहनत और लगन की वजह से माशरे में अपना एक मुनफरिद मुकाम बना लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके यहाँ 2 बेटे इसहाक, इब्राहिम और एक बेटी अजमत पैदा हुई। इसहाक तो अपने बचपन से ही बाप के साथ कारोबार में जुट गया, मगर इब्राहिम को पढ़ने लिखने का शौक़ था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। पहले तो दाऊद अफंदी चाहते थे कि उनके दोनों बेटे इनका ख़ानदानी कारोबार संभालें, मगर फिर इब्राहिम के शौक़ और लगन के हाथों उन्होंने हिम्मत हारी और फिर उन्होंने इब्राहिम साहब को पढ़ने के लिए कराची भेज दिया। जब उन्होंने शहर से बाहर पढ़ने की इजाज़त मांगी, पहले तो वो टाल मटोल से काम लेते रहे, मगर बाद में सकीना बेगम की दरख्वास्त पर उन्होंने इब्राहिम साहब को इजाज़त दे दी। इसहाक साहब की शादी उन्होंने अपने कारोबारी दोस्त की बेटी के साथ की थी। अब इनके भी 2 बेटे थे और अजमत की शादी भी उनके एक दोस्त के बेटे आहद के साथ ही हुई थी। वो लोग अब स्विट्ज़रलैंड में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर चुके थे। इसहाक साहब अपने बेटों के साथ वहीं हरीपुर में ही रहते थे। कई बार इब्राहिम साहब ने इनके शहर में रहने का प्लान बनाया, मगर इनको अपने आबाई घर हरीपुर से बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए दाऊद साहब ने इब्राहिम साहब को इनके काम की वजह से शहर में रहने की इजाज़त दे दी, क्योंकि उनको हर आए दिन वहाँ भी चक्कर लगाना पड़ता था और यहाँ भी इस चक्कर में वो घन चक्कर बनकर रह गए थे। इसीलिए वो बिलाखिर मुस्तकिलन कराची ही शिफ्ट हो गए। कराची में इनकी शादी सारा बेगम से हुई। पहले तो दाऊद साहब ने बहुत बुरा मनाया था, मगर फिर सारा बेगम जैसी नेक वफादार बहू देकर उन्होंने अपना सारा गुस्सा थूक दिया और
फिर सकीना बेगम और दाऊद साहब ने सारा बेगम को खुले दिल से कबूल किया। इस शादी के थोड़े ही अरसे बाद सकीना बेगम को हाल के हकीकी की तरफ से बुलावा आ गया। दाऊद साहब सकीना बेगम की वफ़ात के बाद अपने बेटे इसहाक साहब के साथ रहने लगे, लेकिन जब इनका दिल करता वो कराची में इनसे मिलने आ जाते। सब अपनी अपनी जगह पर खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। बाबा जान आपने इब्राहिम को फ़ोन कर दिया और अपनी वापसी का बता दिया। इसहाक साहब अपनी बेगम के हमरा बाबा जान के पास आकर बैठ गए थे, जबकि नौफल एयरपोर्ट पर सामान की चेकिंग करवा रहे थे। इनके साथ साथ नौफल भाई की बीवी ज़ुबारिया भी थीं और नुमैर अपने छोटे भतीजे शमस को उठाए इधर से उधर घूम रहा था। वो सारी फैमिली हज बैतुल्ला की शहादत करके अपने मुल्क पाकिस्तान वापस आ रहे थे। इस वक्त वो लोग जद्दा एयरपोर्ट पर बैठे प्लेन के टेक ऑफ का इंतज़ार कर रहे थे। नहीं अभी तक तो नहीं, अभी करता हूँ। बाबा जान ने फ़ोन पॉकेट से निकाला और साथ ही एक नंबर डायल करने लगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, कैसे हैं आप सब? फ़ोन के स्पीकर से इब्राहिम साहब की मदम आवाज़ सुनाई दी, जिसमें शिकस्तगी का अंसर भी शामिल था। बाबा जान ने एक अबरूज खाते जवाबन इनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। मैं तो ठीक हूँ बरखुरदार, मगर तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सब खैरियत तो है ना? इब्राहिम साहब बाबा जान की बात सुनकर बौखला से गए। जी बाबा जान, सब खैरियत है। आप लोग कब तक वापस आ रहे हैं? पहले तो आपने वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया था ना? इब्राहिम साहब ने अब काफ़ी मोहतात अंदाज़ अपनाया। वो इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने जज्बात ही अक्सर छुपा गए। हाँ, हम लोग इस वक्त जद्दा एयरपोर्ट पर बैठे हुए। हम लोग सोच रहे थे पहले तुम्हारे पास कराची आते हैं, फिर वहाँ से सारे इकट्ठे मिलकर हरीपुर चलेंगे। जैनी वापस आ गई स्विट्ज़रलैंड से? अब तो मैं भी बहुत उदास हो गया हूँ उससे। बाबा जान ने जैनी का नाम लेकर इब्राहिम साहब के सर पर परेशानी का एक नया बम फोड़ दिया था। अगर हालात कुछ और होते तो वो खुशी से सरशार हो जाते, मगर इन हालात में वापसी और ऊपर से ज़ैनब का घर पर ना होना इनको मज़ीद परेशानी से दो चार कर चुका था। जी बाबा जान, आपको एयरपोर्ट कब तक लेने आऊँ? इब्राहिम साहब ने खुद के हिसाब पर काबू पाते ज़रा संभल कर गुफ्तगू जारी रखी। हाँ, 5 बजे तक आ जाना, तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इसहाक 5 बजे तक ठीक है ना? बाबा जान ने इन्हें अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग बता दी। जी ठीक है बाबा जान, मैं पहुँच जाऊँगा। बाकी सब तो ठीक है ना? इब्राहिम साहब ने अपने आने का बताकर बाकी सब की हैरियत भी दरियाफ्त की थी। हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम फ़ोन रखते हैं, फिर अल्लाह हाफ़िज़। बाबा जान ने खुदा हाफ़िज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया। यार कब तक पता चलेगा आखिर ये घटिया हरकत की किसने? वलीद अपने दोस्त के घर बैठा इससे किसी काम का पूछ रहा था। इस वक्त वो ब्लैक पैंट के ऊपर डार्क रेड शर्ट पहने अच्छा खासा गुस्से में दिखाई दे रहा था। इसका लाल बबू का चेहरा इसके अंदर का साफ पता दे रहा था। यार तुम टेंशन ना लो, हम मामले की तह तक पहुँच कर ही दम लेंगे। अंस पहली दफ़ा अपने दोस्त वलीद को इस कदर गुस्से में देख रहा था, इसलिए नरम लहजा अपनाते इसे रसान से समझाने की कोशिश की। यार मेरा दिल कर रहा है अभी वो शख्स मेरे सामने और मैं इसकी एक एक बोटी अपने हाथों से नोच लूँ। जितना इसने मेरी फैमिली को हर्ट किया ना, तुम सोच भी नहीं सकते। वली ने अपनी हालत से अंश को आगाह किया। इसका लहजा अंग्रेज़ी के साथ मिलता जुलता था, क्योंकि इसे यहाँ शिफ्ट हुए कुछ ही देर हुई थी, इसलिए जब कभी वो अपनी रो में बात करता तो इंग्लिश में ही बात करता था। अंश इसके साथ स्विट्ज़रलैंड में पढ़ता था। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद वो यहाँ आकर अपना ज़ाती कारोबार संभालने लगा, इसलिए इसे वली की हालत का भी अंदाज़ा था और इसकी हर आदत का भी। वो मामले की संजीदगी अच्छे से समझता था, वरना वो जानता था कि वली को बहुत ही कम गुस्सा आता और जब इसे गुस्सा आता तो वो किसी से भी संभलता नहीं है। अभी भी इसके चेहरे के तासरात यही बता रहे थे कि अगर इसको इस बंदे का पता चल जाएगा तो ये इसका अशर नशर करने में एक सेकंड की भी देर नहीं लगाएगा। यार वली, मैं दिन रात उस बंदे के पीछे पड़ा हुआ, मगर अभी तक तो सिर्फ यही पता चल सका है। ये वीडियोज़ एक न्यूज़ चैनल के पास आई थी, वहीं से सबने कॉपी की है, मगर वो न्यूज़ चैनल वाले किसी तो और अपना सोर्स नहीं बता रहे। मैं जानता हूँ तुम्हारा जैनी से कितना लगाव है, इसलिए मैं इस मामले में ज़रा भी कोताही नहीं बरतूँगा। अंस ने इसे पानी का गिलास भर कर दिया, जिसे पढ़ कर वली एक ही जस्त में पी गया था। सामने मौजूद टेबल पर चाय और बाकी स्नैक्स वैसे के वैसे ही पड़े थे। इसने किसी चीज़ को भी हाथ तक न लगाया। ठीक है यार, मैं अभी चलता हूँ, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द इस मामले की फ़ाइनल रिपोर्ट चाहिए। आखिर को मैं भी तो जानूँ हमारे ख़ानदान का ऐसा कौन सा दुश्मन निकला है जिसने अपनी हिम्मत दिखाने के लिए ये घटिया तरीका इस्तेमाल किया। तुम देखना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वली ने इससे इजाज़त मांगी और इस दुश्मन को जानने के लिए अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ करने का कहा। अंस ने इसे बाहर तक छोड़ा और इसे गले मिलकर तसल्ली दी थी। इसके बाद वो अपनी ब्लैक कलर की फ़रारी में बैठा मेन गेट से बाहर जाने लगा। इसका चेहरा इस वक्त गुस्से से तमतमाने की वजह से हद से ज़्यादा सुर्ख पड़ चुका था। इसने अपनी आंखों की सुर्खी छुपाने के लिए ब्लैक सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा। स्टीयरिंग पर हाथों की गिरफ्त मजबूती से जमी हुई थी। इसकी कनपटी की रगें फूलकर ऊपर को उभर गई थी। वो इस शख्स को जानने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मगर इसे बार बार मुश्किल साबित हो रही थी, क्योंकि वो यहाँ नया नया शिफ्ट हुआ था, इसलिए इसे पाकिस्तान के कायदो कानून का अच्छे से पता नहीं था। अगर जैनी यहाँ होती तो बात ही कुछ और होती। वली के जहन में फिर बेख्तियार जैनी का ख्याल उभरा था। इसके बारे में सोचते सोचते इसने एक बार फिर जैनी का नंबर डायल किया, मगर इसे बदस्तूर ऑफ पाकर इसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर ज़ोर से मार दिया। जैनी प्लीज़ पिक अप द फ़ोन, आई एम वरीड अबाउट यू यार, वली बड़बड़ाने के अंदाज से कहता कार की स्पीड को मज़ीद तेज़ कर गया था।
ऑफिसर सर झुकाए नमक से लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था कि अचानक फ़ोन की तेज़ घंटी ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। फ़ोन की स्क्रीन पर टाइगर कॉलिंग देख वो लैपटॉप बंद करता मुस्तैद अंदाज में फ़ोन रिसीव कर गया था। हेलो टाइगर सर, ऑफिसर शाहिद ने फ़ोन रिसीव करते ही मुसाफा किया। ऑफिसर, जिस वीडियो का बायोडाटा मैंने आपको सेंड किया था उसका काम कहाँ तक पहुँचा? टाइगर की बारोबार संजीदा आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से गूंजती महसूस हुई थी। ऑफिसर ने आज तक सिर्फ टाइगर की आवाज़ सुनी थी। इसकी आवाज़ से ही इसकी शानदार और वजाहत भरी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा वाज़ह तौर लगाया जा सकता था। जी सर, बस काम जारी है, इसने घबराए हुए लहजे में वजाहत दी थी। ऑफिसर, मुझे इस काम में बिल्कुल भी देर नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस वीडियो पर अपना काम मुकम्मल करें और ये काम मुझे कल तक कंप्लीट चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? टाइगर की सर्द आवाज़ मुकाबले के होंठ तक खुश कर चुकी थी। ओके सर, ऑफिसर ने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। सर, एक बात पूछनी थी आपसे। ऑफिसर ने अपनी आदत से मजबूर होकर हिचकिचाते हुए सवाल किया। पूछिए सर। इस वीडियो की कंप्लेन इस पोर्टल पर तो नहीं आई, फिर भी आप इस लड़की की मदद करने के लिए इतनी तगवदू कर रहे हैं, इस बात की मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। ऑफिसर ने डरते डरते बिलाकर अपना मदा बयान कर ही दिया। जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली ऑफिसर। प्रॉब्लम में कोई भी हो, हमें इसकी मदद करनी है, चाहे वो इस पोर्टल पर कंप्लेन करे या ना करे। टाइगर ने अपनी मुठ्ठियां सख्ती से भींचे कमाल ज़बत का मुजाहरा किया था, वरना इस ऑफिसर की बात सुनकर इसे तप चढ़ चुकी थी। येस यू आर राइट सर, आई एम रियली सॉरी। शाहिद ने फ़ौरन माजरत ख़्वाह अंदाज़ अपनाया था। अगले 24 घंटे तक मुझे इस काम के मुकम्मल होने की रिपोर्ट मेरे टेबल पर लाजमी चाहिए। टाइगर ने संजीदा लहजे में कहते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। टाइगर का फ़ोन बंद होने पर वो ऑफिसर जल्दी से अपना काम मुकम्मल करने लगा था, क्योंकि टाइगर का दिया अल्टीमेटम इसकी आखिरी वार्निंग होती थी। शमसा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? अख्तर साहब ने अपनी बेटी को इस तरह सजी संवरी हालत में बाहर जाते हुए देखा तो पूछे बिना रह ना सके। अख्तर साहब, जो पिछले कुछ दिनों से चुप साधे हुए थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे। जाविया और शमसा को तो मज़ीद खुली छूट मिल गई, इसलिए वो लोग तो काफ़ी खुश भी थे। वो रात देर तक बाहर रहते, इन्हें किसी की रोक टोक की कोई फिक्र सर पर सवार नहीं रही थी। डैड, वो फ्रेंड की बैचलर पार्टी है तो उधर जा रहे हैं सब फ्रेंड मिलकर। मैंने मामा को बता दिया था। शमसा ने पहली बार बिना डर और खौफ के अपनी इस किस्म की बात को बड़े मुतमईन अंदाज में मुकम्मल किया था। अख्तर साहब ने सोनिया बेगम को वसीली निगाहों से देखा, जिस पर वो गड़बड़ा कर रह गईं। हाँ जी अख्तर साहब, बताया था शमसा ने मुझे, मैंने ही इजाज़त दे दी थी। अभी तो इसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, कुछ दिन मौज मस्ती कर ले। सोनिया बेगम ने डरते डरते वजाहत दी। बेटा, जो भी है, रात के इस टाइम बाहर जाना मुनासिब नहीं, वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। अख्तर साहब ने शमसा को नरमी से समझाना चाहा, मगर शमसा के चेहरे के तासरात बेजारी से भर गए। इस वक्त शमसा ग्रीन ट्राउज़र के ऊपर शॉर्ट शर्ट पहने फुल मेकअप के साथ पार्टी में जाने को नक्शक तैयार खड़ी थी। इसके हाथ में फैंसी मैचिंग क्लच था। पहले वो इस किस्म की ड्रेसिंग नहीं करती थी, मगर कुछ दिनों से इसकी चाल ढाल में बहुत फ़र्क आया था, जैसे कोई इसे ये सब करने को कह रहा है और वह इसकी बात चुपचाप मानती चली जा रही है। मामा, आप डैड को समझा दीजिएगा, आजकल बैचलर पार्टीज़ तो कॉमन सी बात है, सब लड़के लड़कियाँ करती हैं। मुझे देर हो रही है, सब फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं। ओके बाय। शमसा अख्तर साहब के संजीदा तासरात देखकर भी अनजान बनते हुए अपनी माँ को आगाह करके वहाँ से चली गया, ऐसे जैसे इनकी कही किसी बात की कोई वैल्यू ही नहीं थी। अपनी बेटी के रवैये पर अख्तर साहब का दिल एक पल के लिए डूब कर रह गया था, मगर जिसकी फ़िक्र के लिए डूबा था वो इन्हें ये अक्सर नज़रअंदाज करती आराम से जा चुकी थी। अख्तर साहब, जो हमेशा हर चीज़ पर दौलत को मुकद्दम रखते थे कि वो पैसे कमा रहे हैं, इनसे इनके बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा, इसलिए उन्होंने घर पर इतनी तवज्जो ही ना दी और ना ही बच्चों पर कोई ख़ास तवज्जो दी। उनको लगता था उनका फ़र्ज़ सिर्फ पैसे कमा कर लाना है, घर की और बच्चों की देखभाल तो सोनिया बेगम की जिम्मेदारी वो कर लेंगी। आज इनका ये ख्याल गलत साबित हो चुका था। बच्चों को पैसों के साथ साथ माँ बाप के लाड प्यार और उनकी तरबियत की भी ज़रूरत होती है, जिसमें सोनिया बेगम तो बुरी तरह फ़ेल हो ही चुकी थी। आज उन्होंने खुद को भी फ़ेल का दर्जा दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करना उनका फ़र्ज़ है, तो उस फ़र्ज़ को तो वो बखूबी निभा रहे हैं। बाकी सब चीज़ों की उन्होंने कोई फ़िक्र ही नहीं की थी, मगर वो ये हरगिज़ नहीं जानते थे कि इनकी इस्लाह इल्मी की वजह से घर पर क्या क्या तूफ़ान मचा रहा है। पिछले चंद सालों में किस किस पर क्या क्या क़यामत उठी, और वो इन सब से बेनियाज अपनी मसरूफ़ियात में और काम में दिल लगाए हुए थे। आज इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा था, जब इनके बच्चे इनकी किसी बात को कोई वैल्यू नहीं देते थे। उन्होंने बच्चों को कुछ भी कहना छोड़ दिया था, क्योंकि सोनिया बेगम ने उनके जहन में एक बात डाल दी थी, जो आज इन्हें अपने जहन के पर्दे पर समात बनकर सुनाई दे रही थी। जवान बच्चे हैं अख्तर साहब, इनको ज़्यादा रोक टोक मत किया करें, वरना हमसे दूर हो जाएंगे। इस खदशे के ज़ेरे असर उन्होंने किसी को भी कुछ भी कहना छोड़ दिया था। इन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उनकी इस लापरवाही की वजह से इनके बच्चे इस कदर खुदसर और ज़िद्दी हो जाएं। अख्तर साहब कुछ देर पहले टीवी पर कोई बिज़नेस प्रोग्राम देख रहे थे, अब वो गहरा सांस भरकर सोफे से उठते अपने कमरे की जानब चल दिए। इनके जहन में बार बार
एक ही बात गूंज रही थी। इनके कदमों में वाज़ेह शिकस्तगी के आसार नज़र आने लगे थे। आजकल बैचलर पार्टी तो कॉमन सी बात है, सब लड़के लड़कियां करते हैं। वो अपनी बेटी को तो कुछ ना कह सके, मगर इनके दिल से अब एक दर्द भरी आवाज़ उठ रही थी। हर कोई नहीं करता बेटे, बस वही बिगड़ी औलादें करती हैं जिनके वालिदैन के पास उनके लिए वक्त नहीं होता। हर कोई नहीं करता के बाद अख्तर साहब के जहन में एक पुरनूर सरापा लहरा गया जो आजकल इनके जहन पर बुरी तरह हावी हो रहा था। इनका ज़मीर बार बार इन्हें कुचोके लगा रहा था, इसलिए वो फिर से खुद को लान तान में मसरूफ़ हो गए। अरे कैसी हैं डियर कज़न। प्रीशे घर का सारा काम करके 11 बजे के करीब फ़ारिग हुई थी। इसे पौधों से बेहद लगाव था, इसलिए इसने खुद को फ़ारिग जानकर पौधों की काट छांट शुरू कर दी। अभी वो अपने काम से फ़ारिग होकर पौधों को पानी दे रही थी कि इसे अपने करीब से शिज़ा भाभी के भाई हाज़क की सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो अचानक डर कर पीछे की जानिब उछली। इसके इस तरह डरने पर हाज़क के चेहरे पर खबासत भरी मुस्कुराहट छा गई। अरे आपने तो जवाब ही नहीं दिया। हाँ भाई, जवाब क्यों देना, अब तो आप भी काफ़ी मशहूर हो गई हैं। प्रीशे ने इसको जवाब देना ज़रूरी ना समझा, इसलिए अपना दुपट्टा सेट करके वहाँ से जाने लगी। वो इसके आगे अपना बाजू हाल करके इस पर तंजिया जुमले कसना शुरू हो गया। बात करते हुए इसके चेहरे पर इस वक्त तंजिया मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। प्रीशे को अपना ये कज़न एक आंख नहीं भाता था, बस भाभी की वजह से हर बार खामोश हो जाती थी। इसे कभी कभार अपनी माँ या बहन की कमी बहुत महसूस होती थी। बहन तो सिरे से ही नहीं थी, मगर माँ बाप की कमी कभी कभार इसे बहुत खलती थी। जामन भाई से वो ये बात कह नहीं सकती थी कि इसे इसकी अजीब नज़रों से कितनी कुफ़त महसूस होती है। जब कभी वो घर आता वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी, मगर वो क्या करती, काम भी तो इसे ही करना था। शीज़ा भाभी तो बस जामन भाई के आने पर ही किसी काम को हाथ लगाती थी और फिर साथ साथ ये भी कहती चली जाती थी, सारा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ। वो जो पहले खुद ही सारा घर का काम किया करती थी, इनकी बात के आगे कुछ ना कह पाती। पहले तो जब वो पेपर के दिन होते थे, इन दिनों कोशिश करती कि तवज्जो से पढ़ ले ताकि स्कॉलरशिप मिल जाए, इससे इसकी पढ़ाई का ज़्यादा बोझ इसके जामन भाई पर ना पड़े, क्योंकि इसके जामन भाई बहुत ही ईमानदार ऑफिसर थे जो कमाते थे, हलाल की रोज़ी कमाते थे। वो इस हदीस पर मुकम्मल अमल पैरा थे, तलब कसबुल हलाल फ़रीज़त बाद कुल्ल फ़रीज़त। तर्जुमा, हलाल रोज़ी कमाना तमाम शरई फ़राइज़ के बाद सबसे बड़ा फ़रीज़ा है। इनके जहन में ये बात इनके वालिद ने बचपन से ही बिठा दी थी। रिज़्क़े हलाल कमाना ऐन इबादत है। अत्ताजिरुस्सुदूक़ मान नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन। तर्जुमा, सच्चा ईमानदार ताजर क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों और शुहदा और सालिहीन के साथ होगा। इरशाद नबवी है, जो जिस्म रिश्वत या किसी और हराम तरीके से पला हो जन्नत में नहीं जाएगा, इसके लिए तो आग ही बेहतर है। वो अपनी इस हलाल कमाई से प्रीशे और शीज़ा की हर ज़रूरत का ख्याल रखते। प्रीशे को अपने भाई से कभी कोई शिकायत नहीं रही थी। उन्होंने शादी के 5 सालों बाद भी हमेशा शीज़ा भाभी की हर ख्वाहिश पूरी की, मगर इनकी तरजीहात में मुकद्दम ही सिर्फ पैसा और दौलत थे। इसलिए उन्हें हमेशा प्रीशे से चिढ़ होती थी कि इस पर भी तो पैसे खर्च होते हैं, इसके पैसे भी अगर मुझे मिल जाएं तो मज़ीद ऐश हो जाए। बस इसीलिए वो बार बार प्रीशे की शादी का कहती रहती, मगर जामन भाई ने हमेशा पढ़ाई का कहकर टाल देते थे। मैंने तो सुना था लोगों की मशहूर होने के बाद ज़ुबानें खुल जाती हैं, मगर यहाँ तुम्हें तो मज़ीद चुप लग गई है। प्रीशे जो इसकी बातों से रोने वाली होगी थी, अचानक किसी को दरवाज़ा खोलते देख इसकी सांस बहाल हुई। वो जल्दी से दरवाजे के पास भाग गई। सामने मौजूद जामन भाई को देखकर इसको यकगुना सुकून का एहसास हुआ था। हाज़क, तुम कब आए और प्रीशे तुम्हारा रंग क्यों इतना उड़ा हुआ है, सब खैरियत तो है ना। जामन भाई ने गेट खोलते ही परेशान सी प्रीशे को देखा तो इन्हें फ़ौरन फ़िक्र लाक हो गई थी। हालात चाहे जो भी हो, उन्होंने प्रीशे को हमेशा अपनी बेटी ही समझा था, इसलिए वो इसके चेहरे की परेशानी फ़ौरन भांप गए, क्योंकि इस वक्त वो अच्छा खासा परेशान दिखाई दे रही थी। बस थोड़ी देर पहले आया था, अब वापस जाने ही लगा था कि परी को यहाँ धूप में पौधों की काट छांट करते देखा तो मैं इससे पूछ रहा था कि मैं इसकी मदद करूँ। बेचारी इतनी तपती हुई धूप में अकेली काम कर रही थी। हाज़क जल्दी जल्दी बोलने लगा, मबादा प्रीशे सच ही ना उगल दे। इसके सफ़ेद झूठ पर प्रीशे का झुका सर एक झटके से ऊपर को उठ गया। इसने अपने इस लोफर कज़न को एक तासु भरी निगाह से देखा, जिसकी ड्रेसिंग भी इसी की तरह लोफराना थी। इस वक्त वो ब्लू जीन्स के साथ ब्लैक टी शर्ट जेब तन किए हुए थे। इसके ऊपर बड़ी सारी चेन गले में लटकाई हुई थी और मुंह में बबल गम डाले मुसलसल चबा रहा था। प्रीशे नाम है इसका, और आइंदा जब भी आना हो मुझे फ़ोन करके पूछ लेना कि मैं घर पर हूँ या नहीं। जामन भाई को इसका अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, और ऊपर से प्रीशे का इतना डरा समा अंदाज़ इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था, इसलिए उन्होंने आज सारे लिहाज बिलाए ताक रखते हुए इसे खरी खरी सुना दी। इसके जाने के बाद जामन भाई प्रीशे को अपने साथ लगाए ड्राइंग रूम में ले आए और इसकी तबीयत का पूछने लगे। जामन भाई का तफक्कुर अमेज़ अंदाज देखकर प्रीशे अपना चेहरा हाथों में छुपाकर रोने लगी थी, जिस पर जामन भाई को अपनी मासूम सी बहन पर तरस आने लगा, जो स्किन कलर के सूट के साथ ग्रीन दुपट्टा सर पर ओढ़े अपनी मासूम आंखों में ढेरों आंसू लिए सर झुकाए बैठी हुई थी।
प्लीज़ भाई आप मुझसे नाराज़ ना हुआ करें, आप जानते हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्रीशा जामन भाई के शाने से लगी मुसलसल रोए जा रही थी। बेटे मैं अपनी परी से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बस थोड़ा परेशान था। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जामन भाई ने अपने हाथों से इसके आंसू साफ़ किए और फिर इसकी पेशानी चूमते नरम लहजे में तसल्ली दी। इसके साथ साथ वो खुद भी अपने रवैये पर नादम होकर रह गए थे। मैं कैसे इसके साथ कोई ज़्यादती कर सकता हूँ, इसका तो मुझसे बचपन का रिश्ता। प्रीशा ने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया था। वो शुरू से ही कभी भी ज़िद्दी बच्ची नहीं रही थी। इसके माँ बाप भी प्रीशा को देखकर अक्सर कहा करते थे, लड़कियाँ तो इतनी ख्वाहिशें करती हैं, मगर हमारी प्रीशा तो खुद से कुछ मांगती भी नहीं और ना ही कभी कोई ख्वाहिश का इजहार करती है। बहुत ही सादा और मासूम सी है हमारी प्रीशा। सब इस पर फ़ख्र किया करते थे। वो हर दफ़ा बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी। सबसे पहले अपना रिज़ल्ट अपने भाई को बताती थी, फिर इसके बाद अपने मामा बाबा को। जामुन भाई की आंखों में प्रीशा का बचपन याद करते हुए हल्की नमी दर आई थी, जिसे वो अपने दूसरे हाथ से साफ करते हुए इससे थोड़ा अलग हुए थे। बेटे अब फिर दोबारा किसी बात पर नहीं रोना आपने, ओके? मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, फिर इकट्ठे बैठकर मेरी परी के हाथ की लाजवाब चाय पीते हैं, ठीक है? जामुन भाई ने हल्का सा मुस्कुराते हुए प्रीशा से चाय की फरमाइश की। जी भाई मैं अभी बनाकर लाती हूँ, आप तब तक फ्रेश हो जाइए। प्रीशा झट से अपना रोना भूलकर काम के लिए किचन में चली गई। जामुन भाई इसके इस मासूम से अंदाज पर पूर्ण आंखों से मुस्कुरा दिया और फिर फ्रेश होने के लिए रूम में चले गए। बॉस मैंने आपसे कहा था कि इस जगह पर बार बनाते हैं, मगर आपने इस जावेद की बात मान ली और प्लाजा बनाने लग गए हैं। कबीर पाशा लहजे में नाराज़गी स्मोई नासर मलक से शिकायत कर रहा था। अब तुम मुझे यानी अपने बॉस को सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? नासर मलक को इसका ये अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसलिए सख्ती से डांट कर रख दिया। कबीर पाशा तो हैरान ही रह गया था, जबकि साथ खड़ा जावेद इसे चिढ़ाती हुई मुस्कुराहट से देख रहा था। जावेद की इस तंजिया मुस्कुराहट पर इसके तन बदन में एक आग सुलग उठी थी। बॉस ऐसी बात नहीं है, ये तो पिछले चंद महीनों से आपके साथ और मैंने आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी काम किया। कबीर पाशा ने जज्बातियत का एक और पत्था फेंकना चाहा, जिस पर नासर मलक का बेहंगम कहका लाउंज में गूंज उठा। यार जावेद मैंने तो सुना था लड़कियां एक दूसरे से हसद करती है, मगर यहाँ तो ये मुआ तुमसे जलकर खाक हुए जा रहा है। नासर मलक ने बात को मजाक का रंग दे दिया और फिर से फाइल साइन करने लग गया, जो इसे जावेद ने साइन करने के लिए दी थी। तुम भी इतने ही अजीज़ हो पाशा जितना ये है। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसकी बात मान रहा हूँ और तुम्हारी नहीं। मुझे जिसकी बात अच्छी लगेगी मैं उसकी बात मान लूँगा। नासर मलक ने इसे रसान से समझाया, आखिर को वो भी इसका सबसे पुराना साथी था। अब तो आप सिर्फ इस जावेद की बात मानते हैं, मुझे तो पूछते भी नहीं। कबीर पाशा ने दिल ही दिल में सोचा, मगर ज़ुबान से कुछ ना कह सका। बस सर सारे साइन हो गए हैं। जावेद ने नासर मलक के हाथों से फाइल पकड़ते अपने काले बैग में डाल ली। अभी वो जाने ही वाला था कि कबीर पाशा की अगली बात ने इसके कदम अपनी जगह फ्रीज़ कर दिए। बॉस आप इसकी सारी बात मान लें, मगर जो इसे मिशन दिया वो मुझे दे दें। मैं जल्द अज जल्द आपको इस पर फाइनल रिपोर्ट पेश करूंगा। कबीर पाशा ने तुरुप का पत्ता फेंकते हुए जावेद का उड़ता हुआ रंग देखा। अब इसके लबों पर तंजिया हंसी छा गई थी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। कबीर पाशा ने इसका जर्द चेहरा देखकर दिल ही दिल में खुद को सराहा। इसको शुरू से ही जावेद पर शक था, मगर वो हर काम को इतने निडर और बेखौफ अंदाज से करता था कि कभी कभार वो खुद भी हैरान हो जाता था कि गैर कानूनी काम करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी चक्कर में वो खुद इतनी बार जेल की हवा खा चुका था, मगर ये जावेद जिस काम को हाथ लगाता वो काम झट से कर लेता। इसीलिए वो नासर मलक की गुड बुक्स में सिर्फ चंद महीनों में ही सरे फहरिस्त था, मगर हर बार वो इस केस में टाल मटोल से काम ले रहा था। इसने कई बार जांचने की कोशिश की, अपने कई बंदे इसके पीछे भी लगाए, मगर कोई एक सुराग भी इसके खिलाफ नहीं मिल रहा था। मगर इस केस में इसकी हज़रत दिलचस्पी देखकर इसे कुछ खटका सा लगा था। पहले तो इसने सोचा शायद वो ये केस भी जल्द हल कर लेगा, मगर हर बार की तरह इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वो अभी नहीं हुआ कि रट सुन कर थक चुका था, इसलिए इसने आज फैसला कर लिया था कि बॉस इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है, तो वो ये केस हल करके बॉस की गुड बुक्स में दोबारा सफ़े अव्वल पर आ जाएगा। इसलिए इसने ये शातराना चाल चली, क्योंकि कुछ भी था इसका दिमाग काफ़ी तेज़ चल रहा था इस मामले में। ठीक है मैं सोचता हूँ क्या करना है इस मिशन का भी, लेकिन अभी थोड़ा संभल कर रहना है, जावेद ने कहा। नासर मलक ने पुरसोच अंदाज में गुफ्तगू की, जिस पर कबीर पाशा का मुंह हैरत के मारे अधखुला रह गया था। ये चाल उल्टी कैसे पड़ गई? हाँ कबीर पाशा हम बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए यहाँ पर। पुलिस काफ़ी देर से इस इलाके की छानबीन कर रही है। अभी भी मैं वहीं से ही आ रहा हूँ तो पुलिस हवेली के आसपास चक्कर लगा रही थी। अभी तुम्हारे आने से पहले मैं बॉस को वही वीडियो दिखा चुका हूँ, जिस पर बॉस ने ही मुझे एहतियात से काम लेने का कहा। इससे बॉस का कारोबार ठप हो सकता है और हम जल्दबाजी में ये कदम उठाकर बॉस के कारोबार को रिस्क में नहीं डाल सकते। इससे ना सिर्फ इनका कारोबार मुतासर होगा, बल्कि इनकी ज़िंदगी भी खतरे में जा सकती है। जावेद ने पूरे आत्माद अंदाज में मुदल्लल गुफ्तगू की, जिस पर नासर मलक भी से दाद दिए बगैर रह न सका।
शाबाश मेरे शेर, आज दिल खुश कर देता ही। नासिर मलिक ने सोफे से उठकर इसके कंधे पर सराहती अंदाज में हाथ रखा, जिस पर कबीर पाशा मजीद तिलमिला कर रह गया। समझा कुछ कबीर पाशा, इसीलिए मैं जावेद की बात मान रहा हूँ, वरना तू जानता है मेरे गुस्से के आगे तेरा गुस्सा तो रत्ती बराबर भी नहीं है। और तू ये भी अच्छी तरह जानता है मैं गद्दारी करने वालों का क्या हशर किया करता हूँ। इनकी ज़िंदगी तंग पड़ जाती है, ना वो उस दुनिया के रहते हैं और ना ही दूसरी दुनिया के। नासिर मलिक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहते हुए अपनी आंखें ऊपर को घुमाई, क्योंकि इसे शक हो रहा था कि ज़रूर कबीर पाशा को जावेद पर शक है, इसलिए इसने आखिरी बात जावेद को सुनाने के लिए ही की थी। इसकी इस बात पर जावेद के तासरात में रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आया था, जिस पर नासिर मलिक मुतमिन होगा कि ये गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए इसने आंखों ही आंखों में कबीर पाशा को हौसला करने को कहा, मगर कबीर पाशा किसी और ही दुनिया में महव था, क्योंकि इसे इस शख्स की असलियत सामने लानी थी। इसकी छठी इस बार बार अलार्म दे रही थी और वह अपनी इस छठी इसको इग्नोर नहीं करना चाहता था। इन दोनों को वहीं छोड़कर नासिर मलिक अपने रूम की जानब चल दिए। नासिर मलिक के जाते ही जावेद ने अपना बैग उठाया और अपने कदम मेन गेट की तरफ बढ़ा दिए। इसको वहाँ से जाते देखकर कबीर पाशा भी इसके पीछे पीछे निकल पड़ा। इसके गेट से बाहर जाते ही वो किसी का फ़ोन नंबर डायल करने लगा। कुछ ही देर बाद पाशा को फ़ोन के स्पीकर से एक गंभीर आवाज़ गूंजती सुनाई दी। हाँ सारम, बात सुनो, मुझे इस आदमी की पूरी डिटेल चाहिए। अभी मैं तुम्हें तस्वीर भेजता हूँ, कहाँ जाता है, क्या करता है और किसके साथ रहता है, हर किस्म की खबर इसके बारे में मुझे जल्द अज जल्द चाहिए। कबीर पाशा की आवाज़ धीमी सरगोशी नुमा थी। हाँ हाँ, रकम की फ़िक्र ना करो, वो पूरी मिलेगी और मेरा काम जल्द अज जल्द करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। मुकाबल ने शायद रकम का मुतालबा किया था, इसलिए इसने अपनी शनाख्त छुपाने का भी कहकर फ़ोन वापस रख दिया। जावेद के बारे में सोचते सोचते इसके चेहरे पर ज़हर खुन तासरात फैल गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता जावेद साहब। तुम्हारा कट्ठा चट्टा बॉस के सामने खोल कर ना रख दिया तो मेरा नाम भी कबीर पाशा ने नफ़रत भरे अंदाज में अपने मुंह पर हाथ फेरा था। अपनी नज़रअंदाजी से किसी तौर काबिल कबूल न थी, क्योंकि हमेशा हर मामले में सिर्फ इसकी मर्जी चलती थी। ये चीज़ इसे दिन रात बेचैन किए रखती थी, इसलिए इसने जावेद की हकीकत से पर्दा उठाने का सोचा। इसे अपना वही मुकाम तभी मिल सकता था जब वो जावेद को बॉस की नज़रों में गिराएगा, इसलिए इसने जल्द अज जल्द ये काम करने की ठान ली थी। हाँ जी प्लीज़। जैनी, जो इस वक्त घुटनों में सर्दी शिद्दत से रो रही थी, अचानक दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ पर चौंक उठी। इसे लगा शायद अजलान होगा। इसके तो हाथ पांव फूल गए। इसने जल्दी से अपने हाथों से आंसू रगड़कर साफ़ किए और सीधी होकर बैठ गई, मगर आयशा भाभी की आवाज़ सुनकर वो थोड़ा मुतमईन हुई और फिर इन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी। पहले तो जब इसे पता चला कि इसके मामा बाबा इसे मिले बिना ही पाकिस्तान वापस चले गए, इसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था और ऊपर से अजलान का रवैया इसे मज़ीद ज़हनी अजियत में मुब्तला कर रहा था। कहाँ सही थी इसने, किसी की नफ़रत, किसी का सख्त लहजा, किसी की हकारत अमेज़ आँखें, किसी का शर्म से डूबा चेहरा, किसी की आंखों में तैरती नमी। इसकी आज तक इन हसियात से शनासाई कभी नहीं हुई थी, मगर अब वो इन एहसासात के बारे में सोचते ही रोने लग जाती थी। अरे आप अकेली यहाँ बैठी हुई, हम सब जा रहे हैं, हमें सी ऑफ करने नीचे तक तो आएँ। आहिल भी आपके बारे में बार बार पूछ रहा था और बाकी सब भी आपकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। अब कैसी हैं आप? आयशा भाभी ने इसके पास आकर इसका हाल पूछा और फिर अपने वापस जाने के मुताल्लिक़ भी बताया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग वापस क्यों जा रहे हैं? यहाँ रुके ना प्लीज़, मैं बहुत अकेला फ़ील करूँगी। आप सब लोग भी चले गए तो। ज़ैनब सबके जाने का सोचकर ही घबरा उठी थी। हम भी रहना चाहते थे, मगर सबको कुछ ना कुछ काम याद आ गया, इसलिए अर्जेंट जाना पड़ रहा है। और वैसे भी आप क्यों अकेला फ़ील करेंगी? अजलान है ना आपके साथ? अजलान है कहाँ इस वक्त? आयशा भाभी अपने जाने की बाबत बताते हुए इधर उधर देख अजलान का पूछने लगी थी, जिस पर जैनी एक पल के लिए खामोश हो गई थी। वो इन्हें क्या बताती? इसने स्टेज पर बैठे सिर्फ इसको देखा था जब वो इसे वहाँ से नफरत अमेज़ आंखों से देख रहा था। जब जब वो दो आंखें इसे याद आती, इसका शिद्दत से रोने का दिल करता। फिर इसके जहन के पर्दे पर कई सोचे गहरे बादलों की तरह छा जाती। क्या यही थी वो मोहब्बत जिसके लिए वो रात भर जागती थी? क्या यही थी वो मोहब्बत जिसके लिए वो पागल थी? हर वक्त हर बात में अजलान का जिक्र इसकी ज़ुबान पर लाजमी होता था। क्या यही थी वो मोहब्बत जिसके लिए वो अपना पेपर तक भूल जाती थी? आज इसे वो सब लम्हात एक एक करके याद आ रहे थे। अरे अरे, कहाँ खो गई हैं आप? आयशा भाभी ने इसके आगे चुटकी बजाकर इसे सोचों की वादी से बाहर निकाला था। चलें, टेरेस पर सब इकट्ठे चाय पी रहे हैं। आलियान का मैसेज आया, अजलान भी वहीं आ गया। आयशा भाभी इसे ज़बरदस्ती उठाते हुए नरम लहजे में गोया हो रही थी। जैनी, जो पाँव में स्लीपर्स अड़स रही थी, अचानक अजलान के नाम पर इसके हाथ हौले हौले कांपने लगे थे। वो बमुश्किल खुद के असाब पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इसकी सोचों के बरक्स आयशा भाभी इसे जल्दी जल्दी बाजू से पकड़े अपने साथ कमरे से मुल्हिक टेरेस पर ले जाने लगी। वो भी बिलाकर गहरा सांस भरती मेकानिकी अंदाज में इनके साथ चल पड़ी। क्या अब भी मेरे लिए इनकी नज़रों में वही नफ़रत होगी? यही सोचते सोचते इसके हाथ बर्फ़ की सिल्की मान ठंडे पड़ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। टेरेस पर आकर इसने आहिस्ता आवाज़ में सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। एक धीमी मगर शाइस्ता आवाज़ पर सबने यकबस्ता मुड़कर देखा और फिर इसे देखते
सबने खुशदिली से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ सिवाय अजलान के जिसने इस तरफ देखना भी गवारा नहीं किया था। जवाब देना तो फिर बहुत दूर की बात थी। आओ बेटा, हमारे पास बैठो। ज़ैनी धीमे कदमों से चलती आयशा भाभी के साथ आगे बढ़ रही थी। अचानक सिकंदर साहब के बुलाने पर इनके पास जाकर बैठ गई। इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका सर हनूस किसी मुजरिम की तरह नीचे झुका हुआ था। अरे नहीं, दुल्हन ने तो ड्रेस भी चेंज कर लिया। अहिल की अनोखी बात पर सभी बेसाता कहका लगाकर हंस दिए, जबकि ज़ैनी एकदम बौखलाहट का शिकार हो गई। इसने अचानक ऊपर देखा तो इसके सामने ही वो बैठा था जिससे वो अब तक निगाहें चुरा रही थी, मगर नज़रें थी कि बार बार इसका तवाफ़ करने के लिए बेताब हो रही थी। इसके ऊपर देखने पर अजलान की निगाह भी बेख्तियार इस तरफ उठी, मगर अब की बार इन आंखों में कोई जज्बा नहीं था, ना ही नफरत का और ना ही हकारत का, या फिर शायद वो फिल वक्त अपने मामा बाबा का लिहाज कर रहा था। मेरे प्रिंस, आपने भी तो कल वाला ड्रेस चेंज किया ना? तो उन्होंने भी कर लिया चेंज। जिमल आहिल को गोद में उठाते लाड भरे अंदाज में गोया हुई, लेकिन वो इस ड्रेस में कितनी प्यारी लग रही थी ना, है ना जी अंकल? आहिल ने बात करते हुए अजलान को भी शामिल गुफ्तगू किया, जिस पर वो बस इसे देखता रह गया, मगर कह कुछ ना सका। आहिल जिमल की गोद से उतरकर अजलान के पास चला गया। अजलान ने फरते मोहब्बत से मुस्कुराते इसे अपने पास बिठा लिया। बेख्तियार अजलान की निगाह भी ज़ैनी की जानिब उठी, जो लाइट फ्रोजी कलर के सूट के साथ स्किन कलर की शाल को गले में अच्छे से लपेटे फुल घबराहट का शिकार लग रही थी। इसके खुले बालों की उलझी हुई लटें इसके चेहरे पर आ रही थी, जिन्हें वो बार बार कान के पीछे रस रही थी। वो अपने सादा और निखरे से रूप में भी गजब डाल रही थी, मगर इसकी हद दर्जा खूबसूरती भी अजलान को ज़रा बराबर भी मुतासर ना कर सकी, क्योंकि इस लड़की की वजह से वो आज इतनी अजियत में था जितना कभी नहीं था, मगर इसने अपने तासरात पर काबू पाते हुए कुछ भी शो नहीं करवाया था। तब तक आयशा भाभी ने भी ज़ैनी को चाय का कप थमा दिया। अब वो चाय का कप हाथ में पकड़े नर्वस अंदाज में बैठ गई थी। आनी आनी, ज़ैनी जो सर झुकाए खामोशी से बैठी थी, अचानक एनी की आवाज़ सुनकर इसे बगौर देखने लगी, क्योंकि वह ज़ैनी के साथ वाले सिंगल सोफे पर आलियान के पास बैठी हुई थी। ज़ैनी ने आहिस्ते से मुस्कुराते चाय का कप वापस टेबल पर रखे इसे अपनी गोद में उठा लिया और फिर इसके साथ छोटी छोटी बातें करने लग गई। अरे भाई, मुझे लगता है अब हम लोग अकेले छुट्टियां मनाने कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो अजलान और ज़ैनी अच्छी तरह संभाल सकते हैं। इन बच्चों ने तो इनको देखते ही पार्टी बदल ली। आयशा भाभी ने हंसते हुए जिमल को मुखातब किया, तो वो भी इनकी बात पर असबात में सर हिलाती बेसाता कहका लगाकर हंस दी। यानी हमारे बच्चों ने इनके आते ही यू टर्न ले लिया। आलियान ने हंसते हुए सियासी फिक्रा दोहराया, जबकि अजलान सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा कर सका, क्योंकि वो बच्चों के साथ अपने लगाव से अच्छी तरह वाकिफ़ था। यानी तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। सिकंदर शाह ने अजलान के चेहरे पर रेंगती धीमी मुस्कुराहट को देखते गुफ्तगू में अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। इस जुमले पर ज़ैनी भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सकी थी। माशाल्लाह, सब ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, हमारी ज़िंदगी में तो बहारें ही बहारें हैं। बस अब अफ़ान भी हमारी बात मान लेना। तो आसमा बेगम ने सब बच्चों को इस तरह हंसते मुस्कुराते देखा तो अफ़ान की तरफ इशारा किया, जिस पर वो एकदम गड़बड़ा कर रह गए। मामा प्लीज़, अफ़ान भाई ने मुल्तजियाना अंदाज में गोया होते आसमा बेगम को कनखियों से देखा। बरखुरदार, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम भी कुछ सोच लो और हमें हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद करो। सिकंदर शाह ने भी आसमा बेगम की साइड ली थी। इनके फ़िक्र से आज़ाद होने वाले जुमले पर अजलान के लब बेसाख्ता सख्ती से आपस में पेवस्त होकर रह गए। इसके तासरात से कुछ भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, क्योंकि वो अपने जज्बात छुपाने में कमाल महारत रखता था। आइए अफ़ान भाई, मुझे आपसे कुछ काम है। अजलान ने अफ़ान भाई को परेशान होते देखा तो इन्हें अपने साथ लिए काम का कहकर वहाँ से चला गया। इसके यूँ अचानक उठ जाने पर ज़ैनी तब तक इसकी पुश्त को साकित निगाहों से देखती रही, जब तक कि वो दोनों इसकी नज़रों से ओझल ना हो गए। अजलान ने स्काई ब्लू शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। इसके ऊपर लॉन्ग कोट पहने वो हमेशा की तरह स्मार्ट और जाज में नज़र लग रहा था। एनी के बुलाने पर वो एकदम इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसके लंबे सिल्की बालों की लटों को एक रस्सी की तरह पकड़ती इधर से उधर घुमा रही थी। ज़ैनी ने इसके गालों को नरमी से पिचकारते इसे अपने साथ लगाया। फिर थोड़ी देर में वो बाकी सबके साथ भी हल्की फुल्की गपशप में हिस्सा लेने लगी थी। नाइट क्लब में मौजूद मतअद्दद लड़के लड़कियां डांस पार्टी में मसरूफ़ थे और कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ खड़े मुख्तलिफ मशरूबात पीते हुए पार्टी इंजॉय कर रहे थे। इन सब से हटकर एक लड़की कॉर्नर में नर्वस अंदाज में खड़ी थी। वो इस माहौल में अपने आप को अनफिट महसूस कर रही थी, मगर ज़माने की चकाचौंध ने इसे भी बदलने पर मजबूर कर दिया था। इतने में अचानक किसी ने इसकी आंखों को अपने हाथों से कवर किया था। कौन? शमसा ने हिकलाते हुए पूछा और अपने हाथों से इसके हाथ हटाने की कोशिश की। मुझे भूल गई हो, किसी ने इसके कान के पास धीमी सरगोशी की। इस आवाज़ को वो अच्छी तरह जानती थी। सनी, ये तुम हो? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। शमसा ने मुंह सोड़ते इसके कंधे पर हल्की सी चपत लगाई, जिस पर मुकाबल मौजूद शोखो चंचल लड़का डरने की खूब एक्टिंग करते एकदम पीछे को झुका। आई एम सॉरी यार, रास्ते में कार ख़राब हो गई थी, फिर एक दोस्त से लिफ्ट लेकर आया। सनी ने अपने लेट आने की वजह बताई। इसके साथ ही इसने अपने दोनों कान भी सॉरी के अंदाज में पकड़ लिए।
लिए थे जिनको वो जज्बाती लड़की फ़ौरन थाम भी चुकी थी। कोई बात नहीं यार, यहाँ तो इतना शोर है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब तो मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। शमसा ने तंग आकर इसकी वजह इस शोर की जानिब मबजूल करवाई जिससे वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है यार भाई, लॉन में चलते हैं, वहाँ आराम से बात कर लेंगे। सनी ने इसके बाजू के गिर्द अपना इशार काम करते इसे वहाँ से ले जाने के लिए आगे बढ़ गया। शमसा ने गैर महसूस अंदाज में इसके इशार से खुद को आज़ाद किया और एक कदम आगे आगे चलने लगी। ताक़ुब में आते सनी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट रेंगी। इसने अपने दोस्तों को पीछे से विक्ट्री का साइन शो किया तो सब ज़ेरेला मुस्कुराते हुए आपस में तालियां बजाने लगे। सनी, तुम कब अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हो मेरे घर? डैड को मेरा इस तरह बाहर आना जाना पसंद नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर आ जाती हूँ, मगर अब मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता इस तरह बाहर आना जाना। इसने सनी से मुद्दे की बात की और अपना असली डर जाहिर किया। यार इतनी जल्दी भी क्या है शादी की? अभी तो हम लोग छोटे हैं शादी के लिए, अभी तो हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, यही तो टाइम पीरियड है एंजॉय करने का। सनी ने इसका हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर शमसा ने जल्दी से पानी का ग्लास उठाया, अपने लबों से लगा लिया और फिर से धीमे लहजे में गोया थी अपनी बात समझाने की एक नाकाम सी कोशिश करने लगी। नहीं सनी, तुम मेरी सिचुएशन को नहीं समझ रहे होगे। एक मास्कमैन मुझे हर जगह पर मिलता है, कहीं ना कहीं से टपक जाता है, पता नहीं इसे कैसे पता चलता है कि मैं कहाँ हूँ। बस हर जगह पहुंच जाता है और वो मुझे तुमसे दूर रहने को बार बार कहता है। शमसा ने बौखलाए तासरात समेत अपने खदशे की वजाहत दी थी। यार तुमने ख्वाब में कहीं देखा होगा, ऐसे कैसे कोई मास्कमैन हर जगह पर पहुंच जाता है? उसने तुम्हारे साथ कोई ट्रैकर लगाया है क्या? सनी ने हंसते हुए इसकी बात को हवा में उड़ा दिया। तुम्हें लग रहा होगा मैं कहानी कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे इस शख्स से खौफ आता है, मुझे लगता है वो मुझे उठा कर ले जाएगा और मैं तुम्हें खो दूँगी। बात के आखिर में शमसा का लहजा रंदा सा महसूस हुआ। रिलैक्स यार, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लाता हूँ। सनी ने इसे वहाँ एक बेंच पर बिठाया और खुद इसके लिए ड्रिंक लाने चला गया। शमसा खाली खाली निगाहों समेत इधर लॉन में बैठी मुख्तलिफ रंगों की रोशनियों को देख रही थी। अचानक वही हुआ जिसका इसे डर था। इसकी आंखें हैरत और डर के मारे फटी की फटी रह गई। मुकाबल को देखते इसके अलग से बेसाख्ता चीख नुमा आवाज़ बरामद हुई थी जिसको इस मास्कमैन ने फ़ौरन आगे बढ़कर इसके मुंह पर हाथ रखकर रोक दिया। इसकी बाकी मांदा हौलनाक चीख इसके मुंह के अंदर ही दब कर रह गई। अब वो अपने कमज़ोर हाथों से इसे अपने आप छुड़ाने की तगवदू करने लगी मगर शमसा का कमज़ोर नातवा वजूद इस बेहतरीन असाब के मालक मास्कमैन के मजबूत बाजुओं में दब कर रह गया है। थोड़ी देर बाद इस साकत माहौल में अचानक एक सख्त गंभीर आवाज़ गूंजती महसूस हुई। तुमसे कितनी बार कहा इस लड़के से दूर रहो, ये अच्छा लड़का नहीं है। एक बार में कई बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मास्कमैन इसकी आंखों में देखते सख्त लहजे में इससे बासपुरस कर रहा था। कौन हो तुम क्यों बार बार मेरे पीछे आ जाते हो? शमसा इसके हाथ अपने लबों से पीछे हटाते अखलाने के अंदाज से गोया हुई। मेरी छोड़ो, तुम आइंदा कभी मुझे तुम इस लड़के के साथ नजर ना हो। मास्कमैन के तासरात बर्फ़ की मानंद मुंजमद और लहजा ठठरता महसूस हुआ। शमसा ने बेआब मछली की तरह तड़पते अपने एक हाथ से इसके मास्क को हटाना चाहा ताकि पता चल सके आखिर इस मास्क के पीछे छुपा चेहरा है किसका और ऐसा है कौन है जो बार बार इसका पीछा कर रहा है। अब की बार इसका इरादा जानते मास्कमैन ने इसका दूसरा हाथ भी सख्ती से पकड़ लिया। मेरी मर्जी, जिसके साथ मर्जी जाऊं, तुम्हें इससे क्या मसला है? शमसा ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते अपने लहजे को हत्तुल मकदूर मजबूत जाहिर किया। वो बार बार मेन गेट की तरफ देखते हुए इससे अपना आप छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अगर आइंदा इस लड़के के साथ नजर आई तो पहले तुम्हें शूट करूंगा और इसके बाद इस लोफर को जो तुम्हें बहुत शरीफ ज़्यादा लगता है ना। मास्कमैन की धमकी और इसकी निगाहों की तपश पर वो एक पल के लिए लर्ज उठी थी। इसको अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनाहट की लहर दौड़ती महसूस हो रही थी। इसने अपना हाथ छुड़ाने के लिए इसके हाथ पर अपने तेज़ नाखूनों से हमला किया। शमसा की इस गैर मुतवक्का हरकत पर मास्कमैन के हाथों की गिरफ्त एक पल के लिए कमज़ोर हो गई। इसके मुंह से बेसाता हल्की सी सिसनुमा आवाज़ निकली। बस इतनी ही देर थी कि शमसा इससे अपना आप छुड़वाकर भागती हुई पार्किंग लॉट में चली गई और फिर अपने कांपते हाथों से कार स्टार्ट करने लगी। डर के मारे कार का स्टीयरिंग बार बार इसके हाथों से डोल रहा था। वो इस लम्हे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो इस खतरनाक माहौल से बहुत दूर भाग जाना चाहती थी। मास्कमैन का डर इसके हवासों पर बुरी तरह काबिज़ हो चुका था। घबराहट के मारे इसका पूरा वजूद बाकायदा कँपा रहा था। माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमदार हो चुके थे जिन्हें वो अपने दुपट्टे से बार बार साफ करते तेज़ स्पीड से कार दौड़ा रही थी जैसे वो मास्कमैन चलते हुए नहीं बल्कि उड़ते हुए इसके पीछे आ रहा है। शमसा के जाते ही मास्कमैन ने अपना रुख क्लब के दाखिली दरवाजे की जानब किया मगर फिर किसी ज़रूरी काम का सोचकर वो धीमी चाल चलते पार्किंग लॉट में आया। फिर पार्किंग लॉट में से अपनी कार निकालता मेन रोड पर ले आया। कार स्टार्ट करते अचानक इसकी नज़र स्टीयरिंग पर जमे अपने मजबूत हाथों पर जाकर थम सी गई। हाथ की बैरूनी जिल्द खून के नन्हे नन्हे कतरों से भर चुकी थी। इसने बाकायदा नफ़ी में सर झटकते डैशबोर्ड पर मौजूद टिश्यू बॉक्स से 2-3 टिश्यू निकालकर इन कतरों को साफ किया। इसके जहन के पर्दे पर बार बार वो घबराई सहमी हुई लड़की किसी अक्स की सूरत में लहराती नजर आ रही थी। अपने ज़ख्मी हाथों को देखते मास्कमैन ने इसे ज़ेरे लब बड़बड़ाते इसे चुड़ैल लफ्ज़ का खिताब दिया। चुड़ैल के साथ खूबसूरत लफ्ज़ का इजाफा इसके दिल ने इसे बिना पूछे ही कर दिया था।
शमसा के बारे में सोचते इसकी घनी मूंछों तो लैला बाइस्तगी से मुस्कुरा दिए। अजलान बेटे, अपना भी ख्याल रखना और मेरी प्यारी सी बहू ज़ैनी का भी। आसमा बेगम ने अजलान से गले मिलते फरते मोहब्बत से इसकी पेशानी चूमते इसे ज़ैनी का भी ख्याल रखने की ताकीद की। वो जवाब देने के बजाय सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा कर सका था। वो तो खुद बाकी सबके साथ वापस पाकिस्तान ही जाना चाहता था, मगर आसमा बेगम और सिकंदर शाह के असरार पर वो ज़ैनी के साथ कुछ दिनों के लिए यहीं रुक गया। सब लोग इस वक्त होटल की पार्किंग में एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़े थे। मगर घर के सभी अफराद बारी बारी इनसे मिले। इसके बाद सिकंदर साहब अपनी फैमिली के साथ होटल से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ठीक है ज़ैनी बेटे, हम भी निकलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, ओके। आज साहब ज़ैनी के सर पर दस्ते शफकत रखते नरम लहजे में गोया हुए ज़ैनी इस वक्त बाकी सबको खुदा हाफिज़ कहकर अब अजमत बेगम के शाने पर सर टिकाए शिकस्ता अंदाज में वहीं पार्किंग लॉट में ही खड़ी थी। फ़ी अमानिल्लाह बेटे। अजमत बेगम कार में बैठने के बाद भी विंड स्क्रीन से हाथ हिलाती नहीं मुस्कुराते लहजे में गोया हो रही थी। अजमत बेगम पुप्पो को जाता देख ज़ैनी की आंखों में हल्की सी नमी दर आई, जिसे वो अपनी हथेली से बाकायदा साफ करते अजलान से छुपाने की कोशिश कर रही थी। ज़ैनब इस वक्त पर्पल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट के साथ सिंपल वाइट ट्राउज़र ज़ेब तन किए नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी। ज़ैनी ने इस वक्त सख्त सर्दी की वजह से लॉन्ग कोट भी पहन रखा था, जो इस पर काफ़ी सूट भी कर रहा था। अजलान इसकी आंखों में तैरती नमी को एक सर्द निगाह से देखता अपने कदम आगे बढ़ाता होटल के अंदर चला गया, क्योंकि अब इसे किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं रही थी जो वह सबके सामने करने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनी कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर अचानक इसने पीछे मुड़कर देखा तो अजलान को अपने साथ मौजूद ना पाकर वो फिर से मगमूम हो गई। ज़ैनी जो पहले ही सबके जाने पर परेशान थी, अब मज़ीद परेशान होकर रह गई। सख्त सर्दी की वजह से वह अपने कोट की पॉकेट में हाथ डाले लॉन से होती दाखिली दरवाजे की जानब चलेगी। ज़्यूरिच होटल की मेन राहदारी अबूर करते इसके कदमों में शिकस्तगी के आसार वाज़िह नज़र आ रहे थे। मैं सर से एक दफ़ा पूछ लूँ, इन्हें कोई ज़रूरी काम तो नहीं है, फिर चलते हैं। यान ने अपने साथ साथ ज़मान की भी टिकट बुक करवा ली थी। अब वो इसे बाकायदा अपने साथ जाने के लिए तैयार होने का कह रहा था, मगर ज़मान का दिल अजलान को अकेला यहाँ छोड़कर जाने के लिए रजामंद नज़र नहीं आ रहा था। तुमने ज़रूर कबाब में हड्डी बनना है, यान ने अपनी आदत के मुताबिक शौक अंदाज में जुमला कसा, जो कमरे के अंदर आते अजलान की इस बातों से मख्फी ना रह सका। ज़मान, मुझे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम यान के साथ चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अजलान ने इसे रेस्ट देने का सोचा, क्योंकि वो अजलान के कहने के बावजूद हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं करता था। यान और ज़मान ने एक दूसरे की तरफ बगौर देखा, फिर अयान का फलक शगाफ कहका कमरे की दरो दीवार तक को हिलने पर मजबूर कर गया। इसके इतना खुलकर हंसने पर ज़मान भी अपना सर नीचे झुकाए खुद को मुस्कुराने से रोक ना सका। हा 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 ज़मान, इसे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका ख्याल रखने वाली जो आ गई है। अब अयान अपनी फितरत के मुताबिक इसे छेड़ने से फिर बाज नहीं आता। रद्द-ए-अमल के तौर पर अजलान ने मसनूई गुस्सा जाहिर करते इसकी मुक्कों से दुर्गत बना दिया। अयान अब पेट पकड़े हंस हंस कर दोहरा हो रहा था, तुम चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना मेरे हाथों मज़ीद पीटोगे। अजलान को इसके छेड़ने पर मज़ीद गुस्सा आ रहा था, इसकी सख्त बुरी पर अयान ने अपने होंठों पर उमड़ती हंसी को फिर से रोकने की एक नाकाम कोशिश की थी। ज़मान बेचारा पास खड़ा इनकी सारी कार्रवाई खामोशी से देख भी रहा था और साथ साथ मुस्कुरा भी रहा था। दोस्त ना रहा। अयान को फिर से हंसी का दौरा पड़ चुका था। अजलान के हाथों से मज़ीद मार खाने से बचने के लिए अब वो बेसुरे अंदाज में गीत गाते बेड की दूसरी जानब छलांग लगा चुका था। इसकी इस बचगाना हरकत पर अजलान की भी बेसाख्ता हंसी निकल गई। इतना बेसुरा गाओगे तो पूरा स्विट्ज़रलैंड इकट्ठा हो जाएगा कि पता नहीं कौन सी आफत आन पड़ी है हमारे मुल्क पर। अजलान ने आहिस्तगी से मुस्कुराते इसकी बेसुरी आवाज़ का मजाक बनाया था। हाँ भाई, हम तो ठहरे बेसुरे, तुम तो काफ़ी सुरीले हो ना, अपने गानों से खूब रौनकें लगाना यहाँ पर। अयान ने इसकी सुरीली आवाज़ की तरफ इशारा किया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अजलान की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। जाओ ज़मान, तुम अपनी पैकिंग करो, इसके तो ड्रामे नहीं ख़त्म होने। अजलान ने नफ़ी में सर झटकते ज़मान को अपनी पैकिंग मुकम्मल करने का कहा। वो जी सर कहकर इस बात में सर हिलाता अपने कमरे की जानब चल दिया। कुछ ही देर बाद अजलान भी अयान से मुसाफा करता इसके रूम से बाहर आ गया, क्योंकि 1 घंटे बाद इन दोनों की भी फ़्लाइट का टाइम भी शेड्यूल था। अयान को किसी ज़रूरी काम से अर्जेंट वापस जाना था, मगर वो अजलान का मूड फ्रेश करने के लिए यहीं रुक गया था, वरना वो लोग तो कब से फ़्लाइट के लिए लेट हो रहे थे। वो चाहता था अजलान को मैसेज करके जा सकता था, मगर वो इससे मिलकर जाना चाहता था। अजलान के जाने के बाद वो भी पैकिंग मुकम्मल करता अपना सूटकेस थामे ज़मान के कमरे की जानब चल दिया। मुझे अब कमरे में जाना चाहिए, यहाँ तो इतनी ठंडी हवा चल रही है। ज़ैनी को अपने हाथ बर्फ़ की मान ठंडे पड़ते महसूस हुए, तो वो इनको आपस में मसलती अपने कमरे की तरफ चल दी। ज़ैनी अभी तक वापस कमरे में जाने से ही घबरा रही थी कि इसके जहन में बस एक ही सवाल बार बार गर्दिश कर रहा था, वो कैसे सामना कर पाएगी अजलान की सख्त नज़रों का। रात 10 बजे के करीब वो डरते डरते कमरे में वापस आ गई। अजलान इस वक्त बेड पर बेआराम अंदाज में लेटा हुआ था, शायद थकन की वजह से लेटते ही गहरी नींद सो गया। इतनी सख्त सर्दी के बावजूद इसने खुद पर कम्फर्टर तक नहीं ओढ़ रखा था। ज़ैनी दबे पाँव चलती सीधा काउच पर आकर बैठ गई और फिर जज़ब के आलम में लैम्प की रोशनी में अजलान का चेहरा ही तकती रही। कुछ देर बाद इसे वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो कुछ
सोचते हुए अपनी जगह से उठी और मगर फिर खुद ही नफ़ी में सर हिलाकर वापस काउच पर बैठ गई। तकरीबन 10 मिनट इसके सोचने में ही गुजर गए। फिर आखिरकार अपनी सोचों से तंग आकर इसने बिना कोई आहट किए अजलान के पाँव के नीचे से कंफर्टर निकाला और फिर अपने कपकपाते हाथों समेत इसके ऊपर उड़ा दिया। पहले तो वो ज़रा सा कसमसाया मगर फिर कंफर्टर को खुद पर अच्छे से लपेटे मुतमईन अंदाज में गहरी नींद सो गया। जैनी ने इसके नींद से ना जागने पर तशक्कुर भरा सांस भरती अपनी आंखें भी बाकायदा ऊपर को उठा ली। इसको आराम से सोता देखकर अब वो खुद भी काउच पर वापस आकर लेट गया। अजलान को फरते मोहब्बत से देखते कब वो भी नींद की हसीन वादियों में डूब गए इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। ये आपकी चाय। सायरा बेगम ने इब्राहिम साहब को चाय का कप थमाया जो पुरसोच अंदाज में फ़ोन हाथ में लिए कुर्सी की पुष्ट पर सर टिकाए बैठे हुए थे। क्या हुआ, आपको सब ठीक तो है ना? सारा बेगम ने इब्राहिम साहब को इस कदर गुमसुम पाया तो अपना कप वापस टेबल पर रखते इस्तफसारिया अंदाज में गोया हुई, बाबा जान आ रहे हैं पूरी फैमिली के साथ। इब्राहिम साहब के लब तो हिले मगर सारा बेगम के सर पर परेशानी का एक नया बम फूट चुका था। बाबा जान, उफ मेरे खुदाया इब्राहिम, अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ताबड़तोड़ सवाल लात करती सारा बेगम भौंचका कर रह गई। मारे परेशानी के इब्राहिम साहब के गले में एक गिल्टी उभरकर फ़ौरन मधुमियत का शिकार हो गई। सच ही बोलना सारा, इसके अलावा और कह भी क्या सकते हैं? जैनी के बारे में सोचते ही इब्राहिम साहब चाय के कप को वापस टेबल पर रखते मुस्तरब अंदाज में चलते खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए थे। सारा बेगम भी लब कुचलते अब इनके पास आती 2 कदम फासले पर खड़ी हो गई। सही कह रहे हैं आप, ऐसी बातें छुपती थोड़ी हैं, बिल आखिर इन्हें पता तो चल ही जाना। सारा बेगम की आवाज़ में कुर्ब वाज़े हलकुरे खाते नज़र आ रहा था। जैनी बेटे, ये क्या कर दिया तुमने? इब्राहिम साहब के लहजे में थकन के आसार वाज़े थे। इनको अपने मजबूत शाने किसी अनदेखे भारी बोझ के तले दबे अब कमज़ोर महसूस होने लगे थे। अब इब्राहिम साहब की बात पर सारा बेगम की आंखों में बाकायदा आंसुओं का सैल रवां जारी हो गया। वो अच्छे से जानती थी कि जैनी में इनकी जान बसती। अब वो इसे कितनी मुश्किल से नज़रअंदाज कर रहे हैं ये सिर्फ वही जानती थी। मैं चलता हूँ सारा, फ्लाइट का टाइम हो गया, मुझे इन सबको लेने एयरपोर्ट भी जाना। इब्राहिम साहब ने कलाई में बधी रिस्ट वॉच पर अचंती निगाह डालने के बाद ड्राइवर को फ़ोन करते गाड़ी तैयार करने का कहा। खुद भी अपना मोबाइल थामे रूम से बाहर आ गए। पता नहीं जैनी कैसी हो गई, मुझसे तो एक पल भी नहीं गुजारा जा रहा। जैनी तुम्हारे बगैर तो ये अकेला घर हमें काट खाने को दौड़ रहा है। सारा बेगम के दिल ने फिर से जैनी को ही मुखातब किया था। आखिर को वो इनकी इकलौती औलाद थी। उफ़ यार, मैं इतनी देर कैसे सोया रहा? अचानक नींद से उठते ही अजलान की खुमार-आलूद निगाहों का मरकज़ सामने लगी वॉल क्लॉक थी जो इस वक्त सुबह के 9 का टाइम शो कर रही थी। वो हड़बड़ाने के अंदाज में तकिए से सर उठाने ही लगा तो अपने ऊपर भारी कंफर्टर को देखते इसको अपने बकिया हवास भी सही मायनों में नींद से बेदार होते महसूस हुए थे। तभी इसकी निगाह बिसाता सामने काउच पर सुकड़ी सिमटी सी लेटी ज़ैनब की तरफ उठ गई जो इस वक्त बिना किसी कंफर्टर के लेटे गहरी नींद में सो रही थी। इसे फ़ौरन रात का मंजर अपने ज़हन के पर्दे पर किसी अक्स की सूरत में लहराता दिखाई दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि वो सोने से पहले इस पर कंफर्टर मौजूद नहीं था। हो ना हो ये हरकत इन्हीं की हो सकती है। अजलान दांत पीसते कचकचाने के अंदाज में गोया हुआ, आज तो ये हिम्मत कर ली आपने, अगर आइंदा करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। अजलान के सख्त गुस्सीले लहजे पर जैनी डर के मारे फ़ौरन काउच से उठ बैठी और फिर सारा मामला समझ आने पर इसने अपनी आंखें किसी मुजरिम की तरह शर्मिंदगी से नीचे झुका लीं क्योंकि वो अजलान के हाथ का इशारा कंफर्टर की तरफ देख चुकी थी। अजलान कंफर्टर को गुस्से से साइड पर करता हुआ फ़ौरन बेड से उठ बैठा जैसे कंफर्टर कोई बहुत ही बुरी या नापाक चीज़ है जिसे इसने अब तक अपने ऊपर ओढ़ रखा था। और फिर वो इसे सख्त निगाहों से घूरता हुआ वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए चला गया। ये सब देख ज़ैनब फिर से रोने वाली हो गई क्योंकि आज तक किसी ने इससे इतनी रूडली बात नहीं की थी, मगर फिर भी वो बादल नाखास्ता अपने आंसू साफ करते कंफर्टर को तय करके वापस अलमारी में रखने लगी। अजलान कुछ ही देर में वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकला तो जैनी धीमी चाल चलती हुई फिर इसकी तरफ आई थी। मैं अलमारी से कपड़े निकाल देती हूँ, जो आपको चाहिए मुझे बता दें। जैनी ने अपनी तमाम तर हिम्मत मुजतमा करते एक अच्छी बीवी का किरदार निभाना चाहा। हटें मेरे सामने से, मैं अपना हर काम खुद कर सकता हूँ। अजलान ने इसे बाजू से थामे झटके से साइड पर कर दिया। इसका हर अंदाज नफ़रत से भरपूर था। जैनब अभी तक शौक के आलम में हनूज़ वैसे ही खड़ी थी कि इसे अपनी समातों में फिर से अजलान की तंजिया आवाज़ सुनाई दी। इसका झुका सर शर्मिंदगी के मारे मज़ीद नीचे झुक गया। और वैसे भी ज़बरदस्ती की गई शादियों में ये सब चौंचले हरगिज़ नहीं होते। इसकी बात सुनते जैनी का रंग लट्ठे की मान सफ़ेद पड़ गया। अजलान के अल्फाज नहीं, गोया जहर के तीर थे जो इसके वजूद में पेवस्त होते इसकी रूह तक को छलनी कर रहे थे। अजलान का हत्ता कमेज़ रवैया देखते जैनब को अपना हलक तक खुश्क पड़ता महसूस हो रहा था, मगर वो कर भी क्या सकती थी। इसकी एक हरकत ने इसे कुछ भी कहने या सुनने के लायक ही नहीं छोड़ा था। बेबसी की मारे इसकी आंखों में तेज़ी से तैरती नमी इसके गुलाबी रुखसारों को मुसलसल भिगो रही थी।